Good morning, students. I am Rahul and welcome to my YouTube channel Chanakya Academy. Now, today we are going to study the Flamingo's first chapter, the last lesson, through Alfonso Daudet. So, we are going to study this chapter, which is related to Anglo-Prussian War. So, now start the chapter. By Alfonso Daudet. तो सबसे पहले इसमें पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें किसी कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम उस कहानी को इजीली अपने दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट नंबर कैरेक्टर है इसमें एम हैमेल, जो कि एक टीचर है। सेकंड कैरेक्टर है फ्रेंच, स्टूडेंट है, एक छोटा सा स्टूडेंट है, एक बच्चा है। थर्ड है, हम इस चैप्टर में जिस भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं वो है फ्रेंच। ये एक लैंग्वेज है और हम फ्रांस देश के बारे में कहानी पढ़ेंगे। ये जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये फ्रांस देश की कहानी है और इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। जैसे ये फ्रेंच नाम है जिसके अंत में जेड है, ये फ्रेंच है और ये फ्रांस है, तो इन तीनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। और पांचवा, हम फ्रांस के बारे में कहानी पढ़ रहे नो डाउट, लेकिन हम फ्रांस के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फ्रांस के हम दो शहरों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आल्सेक और दूसरा है लॉरेन। ये दोनों सिटीज हैं फ्रांस के, ये दोनों शहर हैं। तो हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए शुरू से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम एक्चुअली इस चैप्टर में आल्सेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉरेन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे कि लॉरेन का इसमें क्या भूमिका है, क्यों हम लॉरेन को यहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो द लास्ट लेसन, चूंकि इस चैप्टर का नाम है, इसका मतलब होता है अंतिम अध्याय, अंतिम पाठ। तो चूंकि हमें ये फर्स्ट लेसन में पढ़ने के लिए मिला है तो कहीं ना कहीं इससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलेगी और हम कुछ इससे सीखेंगे भी। अल्फोंसो डॉडेट ने लिखा है इस कहानी को और ये एक फ्रेंच राइटर थे, फ्रांस के एक राइटर थे जो शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। कैरेक्टर्स में जो मेन है कैरेक्टर्स, इसमें यही सब कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखने के लिए। फर्स्ट नंबर कैरेक्टर हमने लिखा है एम हैमेल, जो कि आल्सेक के ही एक स्कूल में टीचर हैं, जो पिछले 40 सालों से एक ही स्कूल में वो लगातार पढ़ा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई टीचर एक ही स्कूल में पिछले 40 सालों से सेवा दे रहा हो। दूसरा है फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो एक स्टूडेंट है उसी स्कूल का जिस स्कूल में एम हैमेल पढ़ाते हैं, लेकिन ये बेचारा सोचता है ना, इसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये सोचता है कि हम पढ़ाई से ज़्यादा इसको खेलने में मन लगता है। इसको लगता है कि हम क्यों पढ़ें, उससे अच्छा है कि हम जाके फील्ड में खेलें, उससे अच्छा है कि हम आर्मी का ड्रिलिंग, आर्मी का मार्च देखें। तो इन सभी कामों में इसको मन लगता है फ्रेंच को। तीसरी बात है फ्रेंच। ये लैंग्वेज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस लैंग्वेज को छीन लिया गया फ्रांस के लोगों से, आल्सेक के लोगों से फ्रेंच लैंग्वेज को छीन लिया गया। नेक्स्ट है फ्रांस, जो देश की कहानी है
फ्रांस है, और फिर है फ्रांस के बाद एक छोटा सा शहर है उसका आल्सेक। फ्रांस के अंदर एक शहर है आल्सेक और एक है लॉरेन। तो हमने आल्सेक के बारे में पढ़ना है, लॉरेन के बारे में पढ़ना नहीं है। लेकिन हम लॉरेन को इसलिए लिखे हैं क्योंकि जिस समय फ्रैंको और प्रशियन वार, ये वार की कहानी है जिस समय फ्रैंको प्रशियन वार चल रहा था। फ्रैंको प्रशियन वार का मतलब होता है, फ्रैंको का मतलब होता है फ्रांस और प्रशियन का मतलब होता है प्रशिया। तो फ्रैंको प्रशियन, जिसमें फ्रांस और प्रशिया के साथ युद्ध चल रहा था, उस समय जो प्रशिया है जिसको हम जर्मनी कहते हैं, वहां फ्रांस का कुछ हिस्सा वो लोग जीत लेते हैं, मतलब फ्रांस पे जीत प्राप्त कर लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा जिसमें आल्सेक और लॉरेन आता है उसको वो लोग हड़प लेते हैं और कहते हैं कि आज आल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में आज अंतिम दिन है फ्रेंच भाषा में। मतलब कि आज तक ही सिर्फ आल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई होगी, उसके बाद कल से इन स्कूलों में सिर्फ जर्मनी की पढ़ाई होगी। इसलिए तो चलिए हम लोग स्टोरी पे आते हैं। फ्रेंच जो है मेनली इसी का स्टोरी है, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो फ्रेंच को बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ने में, और किसी दिन ये स्कूल जाने का प्लानिंग बनाया। सोचा काफ़ी दिनों से स्कूल हम नहीं गए हैं, तो वो सोचा चलो स्कूल चलते हैं, काफ़ी दिन हो गया। लेकिन वो फिर सोचता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो चुका था। और पिछले दिनों एम हैमेल ने एक होमवर्क दिया था पार्टिसिपल पे। होमवर्क किस पे दिया था? पार्टिसिपल पे। और पार्टिसिपल पे जो होमवर्क दिया था, वो होमवर्क में से जो फ्रेंच था, फ्रेंच एक भी होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। कहने का मतलब है कुछ याद करने के लिए दिए थे एम हैमेल, जिसको फ्रेंच याद बिल्कुल भी नहीं किया था, वो जरा सा उसको याद नहीं किया था। खैर जो भी हो, किसी तरह से उसने अपने मन को मनाया और स्कूल की ओर दौड़ के जाने लगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो चुका था और उसे मिस्टर एम हैमेल से डांट खाने का डर था। बताते चले कि एम हैमेल जो थे वो काफी कड़े टीचर थे, काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे। खैर फ्रेंच जा रहा था, तभी उसने टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड देखा, वहां पे काफी सारे लोगों की भीड़ थी। तो वो सोचता है कि आज क्या हो गई जो टाउन हॉल के पास इतनी भीड़ है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो भी गलत न्यूज आ रहा था वो टाउन हॉल के पास लगे बुलेटिन बोर्ड से आ रहा था। और आज भी फ्रेंच देखता है कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो वो सोचने लगता है पता नहीं आज क्या बात हो गई। हम लोग पिछले 2 साल से तो यहाँ का गलत न्यूज अपने आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। खैर वहाँ से भागते भागते वो सोच रहा था, तभी वहाँ पे खड़े लोग इसको कहते हैं, इसको टीज करते हैं कि बेटा तुम इतना जल्दी दौड़ के क्यों स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे पास तो बहुत समय है। अक्सर ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जब हम लोग काफ़ी लेट हो जाते हैं स्कूल में, तो टीचर्स भी कहते हैं बहुत जल्दी आ गए, थोड़ा लेट से आना चाहिए था, तो हमें बहुत बुरा लगता है। खैर फ्रेंच को भी बुरा लगता है, वो सोचता है मेरा मजाक उड़ा रहे हो, खैर कोई बात नहीं, हम लेट हुए तब ना मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो किसी को कुछ बात नहीं कहा, रिप्लाई कुछ नहीं दिया, और वो सीधा भागते हुए स्कूल की ओर चल पड़ा। वो जब स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल पहुंचने से पहले एम हैमिल का गार्डन था, जो स्कूल के जस्ट पहले था, इनका एक गार्डन था। गार्डन के पास पहुंचा तो स्कूल की तरफ देखा सब कुछ बिल्कुल शांत है। उसने सोचा कि हम कहीं गलत दिन पे स्कूल नहीं ना पहुंच गए हैं, क्योंकि अक्सर एब्सेंट रहता था स्कूल से, और इसे लगा कि शायद हम कहीं संडे को स्कूल नहीं ना पहुंच गए हैं। उसने पूरा काउंट किया, आज कोई त्योहार नहीं, कोई त्योहार नहीं है, आज संडे है, संडे भी नहीं है, मतलब हम आज बिल्कुल सही दिन में स्कूल पहुंचे हैं। परंतु स्कूल में इतनी शांति क्यों है? अक्सर शांति नहीं होती थी स्कूल में। ऐसे भी हमारे आसपास के स्कूल में भी शांति नहीं होती है बिल्कुल, क्योंकि जिस समय स्कूल शुरू होता है तो बच्चों की आवाज़, बशल होता है, बशल का मतलब भनभनाहट, बेंच डेस्क निकालने की आवाज़, कॉपी किताब खोलने की आवाज़ वगैरह वगैरह, बहुत सारी आवाज़ें होती रहती हैं। खैर फ्रेंच जो था वो खिड़की से झांका, देखते हैं कि है कोई या नहीं क्लासरूम में। तो क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने बेंच पे बैठे थे। किसी तरह से हिम्मत जुटा के गेट को खोला और सर से आने के लिए पूछा,
एम हैमिल जैसे ही देखते हैं फ्रेंच को, बोलते हैं आओ आओ फ्रेंच, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आओ। फ्रेंच बेचारा हड़बड़ा गया कि जो एम हैमिल इतने क्रैंकी थे वो आज इतने प्यार से कैसे बोल रहे हैं। फिर भी ये बड़ा खुश हुआ और सीधा छलांग लगा के अपने सीट पे बैठ गया। वो देखता है कि एम हैमिल आज ग्रीन कोट पहने हुए हैं, वैसा ग्रीन कोट जो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे और बाकी दिनों में वो नहीं पहनते थे। खैर, उसने ये भी ध्यान दिया कि पीछे की सीट जो हमेशा खाली रहते थे बेंचेस, वहां पे जो विलेज के ओल्ड पीपल हैं वो लोग बैठे हुए हैं। अब उसको समझ में आने लगा कि आखिर बात क्या है। तो एम हैमिल ने कहना शुरू किया कि मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये फ्रेंच भाषा में अंतिम क्लास है आज आपका। आज के बाद से आपको फ्रेंच भाषा में पढ़ाई नहीं होगी स्कूलों में, और कल से आपके नए टीचर्स आ जाएंगे। मतलब कि आज भर मैं पढ़ाऊंगा और आज के बाद से मैं कल से चला जाऊंगा दूसरे अपने देश। मतलब अब जो ये दोनों हिस्सा था ना, ये दोनों हिस्सा जर्मनी का हो गया था। किसका हो गया था? जर्मनी का। मतलब ये दोनों जो हिस्सा था वो जर्मनी का हो गया था। अब इन दोनों शहरों पे फ्रांस का कोई भी हक नहीं रह गया था। तो अब यहाँ पे जो जर्मनी चाहेगा वही करेगा। और एम हैमिल ने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि आल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, फ्रेंच भाषा की पढ़ाई नहीं होगी। अब तो फ्रेंच को लगा जैसे कि इसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। सोचे हैं क्या बात कर रहे हैं, आज अंतिम अध्याय है, आज अंतिम क्लास है, हम तो मुश्किल से फ्रेंच बोलना सीखे थे या लिखना सीखे थे, ऐसे कैसे हो गया। अब फ्रेंच को समझ में आने लगा सब बात कि आखिर क्यों गांव के बूढ़े लोग पीछे बैठे हुए हैं, आखिर क्यों एम हैमिल अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड सिल्कन कैप पहने हुए हैं। अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन एम हैमिल फिर आगे कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ गलती आपकी ही नहीं है, इसमें गलती आपके पेरेंट्स की भी है। आपके पेरेंट्स जो थे वो थोड़े से पैसों के लिए आपको स्कूल ना भेजकर फार्म में भेज देते थे काम करने के लिए, खेतों में भेज देते थे काम करने के लिए। दूसरा गलती हम भी किए हैं, जब हमको मन करता था ना मछली मारने का तो आप लोग को छुट्टी दे देते थे। जब हमको पढ़ाने का मन नहीं करता था तब आपको कहते थे कि जाओ जरा गार्डन में जाकर पानी दे दो फूलों को। तो कुल मिलाकर गलती हम सबकी है। खैर, एम हैमिल ये कहते कहते शुरू में ग्रामर पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर डिक्टेशन लिखवाते हैं। आज बड़ा अजीब लग रहा था फ्रेंच को कि आज तक जिस टीचर की पढ़ाई उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी वो आज जिसके समझ में एकदम 100% आ रही है। इसका मतलब कि आज वो काफी पेशेंस से सुन रहा है। और फ्रेंच ये भी कहता है कि जितने अच्छे तरीके से आज एम हैमिल पढ़ा रहे हैं ना, पिछले दिनों कभी नहीं पढ़ा है। मतलब ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं मन से, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े ना तो बिल्कुल भी उनको समझ में आ जाएगी पढ़ाई। खैर, इस बात को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एम हैमिल फिर कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो दुनिया की सबसे लॉजिकल भाषा है, दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है फ्रेंच भाषा। ठीक है, फ्रेंच सोचता है कि जो किताबें मेरे लिए पहले बोझ थी, जो ग्रामर की किताबें मुझे बकवास लगती थी, वो सभी किताबें मेरे लिए अब ओल्ड फ्रेंड्स हो जाएंगी। ठीक है, पुराने दोस्त हो जाएंगे, है ना। फिर फ्रेंच ये भी सोचता है कि क्या जर्मनी के लोग हम लोगों को जर्मन में पढ़ने के लिए कह सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, जर्मनी बोलने के लिए कह सकते हैं। क्या ऊपर जो कोयल कू कू कर रही है उनको भी कहेंगे जर्मनी के लोग कि तुम जर्मनी में गाओ, जर्मन भाषा में तुम गाओ, क्योंकि तुम अब फ्रांस का हिस्सा नहीं रही। ये सब बातें, अजीब अजीब बातें फ्रेंच सोच रहा था। और उसी बीच एम हैमिल फिर कहते हैं कि मैंने पिछले 40 सालों से सेवा किया है। और एम हैमिल फिर क्लास की हर एक वस्तु को बड़े गौर से देख रहे थे। जैसे वो पिछले 40 सालों में जितनी भी सेवा उन्होंने किया था वो सारी सेवा वो याद कर रहे थे,
हर एक चीज को अपने मन में, अपने मन के कैमरा से खींच लेना चाहते थे और हर एक चीज की याद अपने मन में वो बसा लेना चाहते थे। खैर उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच भी जो था वो इस तरह से पढ़ते रहता है, सोचते रहता है कि अगर हमारे पास अपनी भाषा होती तो हम कम से कम गुलाम नहीं होते। इस बात को एम हैमिल भी समझाते हैं कि यदि आदमी के पास अपनी भाषा हो तो हम शारीरिक रूप से तो गुलाम हो सकते हैं किसी के, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम नहीं हो सकते हैं। हम मानसिक रूप से बिल्कुल आजाद होंगे। और इतना कहते कहते वो बोर्ड पे जाते हैं, बड़ा सा अक्षर में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है। और इतना कहते हुए बेल बज जाता है और एम हैमिल काफी इमोशनल हो जाते हैं, काफी भावुक हो जाते हैं। और खिड़की के बाहर जर्मनी की सेना ड्रिल करते हुए आती है और कहती है कि चलो छुट्टी करो। और एम हैमिल जो हैं वो बिना कुछ बोले, वो बोल नहीं पाते, बिना कुछ बोले इस तरह से बोलते चलो जाओ आप लोगों की छुट्टी हो गई। और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एट लास्ट हम कहना चाहते हैं कि इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि इस काम को कल कर लेंगे, फिर कल आता है तो कहते हैं कल कर लेंगे, और इस तरह से हमारा समय लगातार बर्बाद होता चला जाता है और हम फिर उस काम को करने में काफ़ी देर कर देते हैं। तो हमें किसी भी काम को ऑन द टाइम करना चाहिए और इस तरह से हमें इस चैप्टर से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम आज के बाद जो भी काम करेंगे वो सभी ऑन द टाइम करेंगे। शायद इसीलिए इस बुक के पहले चैप्टर में ही इस चैप्टर को दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को ये शिक्षा मिल सके कि हमें अपना काम समय पे करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।